बच्चों, जो हमारी क्लास सेवन्थ क्लास में हमारा जो ज्योग्राफी के अंदर लेसन नंबर 8 है। लेसन नंबर 8 क्या है? ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। बेटा, अभी इस वीडियो में हम केवल किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे कीवर्ड्स, और जिसको मैं कह दूं क्या, हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट वर्ड्स। यदि ये हमें इम्पोर्टेंट वर्ड्स हमें पता चल जाता है, कीवर्ड्स हमें पता लग जाते हैं कि इस लेसन के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं उनका क्या क्या मीनिंग है, उसका क्या क्या मतलब है, तो हमारा लेसन 80% कवर हो जाता है। तो सबसे पहले हम उन कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम अगली वीडियो में, यानी 2 वीडियो हर लेसन की आपको 2 वीडियोस मिलेंगी। एक वीडियोस में कीवर्ड्स होंगे और दूसरी वीडियो में आपको क्या होंगे, पूरी लेसन की एक्सप्लेनेशन होगी। तो इस वीडियो में हम कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात बच्चों, वीडियो में जब हम वीडियो आपको जो मिलती है उसमें कमेंट सेक्शन में यदि कोई भी आपका डाउट होगा वो आप वहाँ कमेंट सेक्शन में पूछो, आपको वहीं पर ही उसी चीज़ का तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो बेटा, लेसन है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। बेटा, अब ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन यानी इंटरेक्ट करना, ये आपको पता है। यहाँ पर वर्ड जो की वर्ड आए हैं, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल एंड दाई पर दोबारा देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर जो कीवर्ड आए हैं वो है ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। ओके, अब देखते हैं। ये है बेटा ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द ट्रॉपिकल रीजन। देखो बेटा, ट्रॉपिकल के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। बेटा, आप सभी ने ग्लोब देखा होगा। देखो, हम ग्लोब भी बना देते हैं। ऐसी एक राउंड फिगर, एग्जैक्टली तो नहीं बना, एक ऐसी आपको दोबारा कोशिश करते हैं, एक राउंड फिगर आपको मिलेगी जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं ग्लोब। एग्जैक्ट राउंड फिगर होगी वो, जैसे इस टाइप की एक राउंड फिगर जो कि हमारी अर्थ है। एग्जैक्टली ये राउंड नहीं होती, ठीक है बच्चे? तो इसको कहेंगे हम ग्लोब। अब ग्लोब पे हम देखते हैं बच्चे, ये होती है आपकी क्या, इक्वेटर। इक्वेटर को बोलते हैं 0 डिग्री, ठीक है? अब बेटे, आप इक्वेटर से ऊपर यहाँ पर होगी 23.5 डिग्री नॉर्थ। ऊपर बेटा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ठीक है? ये भी याद रखना। नीचे बेटा क्या होगी? 23.5 डिग्री साउथ। ऐसे ही ऊपर होगी यहाँ पर 66.5, ठीक है? ये नॉर्थ होगी क्योंकि ऊपर नॉर्थ है। ये 66.5 साउथ हो गई, ठीक है बेटा? बेटा, जो बीच वाली थी हमारी जो बीच वाली थी, इसको कहते हैं क्या? इक्वेटर। जो 23.5 जो नॉर्थ है उसको कहेंगे ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। नीचे वाली जो है ये, इसको कहेंगे 23.5 साउथ, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या? ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो बच्चे, ये है। यहाँ पर आपका जो होता है ये पॉइंट ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, और आपका ये पॉइंट हो गया यहाँ पर साउथ पोल। बेटा, ये जो आपका है, ये आपका है आर्कटिक सर्कल, जो 66.5 है ये,
और ये जो लाइन है 66.5 साउथ, ये है अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, बेसिकली जो हमारी बुक में है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं ट्रॉपिकल, कि जो ट्रॉपिकल है वो रीजन कौन सा है। ये ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है बेटा। जो ट्रॉपिकल जो रीजन है वो देखो, ये 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, ये जो रीजन है ये वाला, ये कौन सा है, ये आ गया आपका ट्रॉपिकल रीजन। कौन सा रीजन है ये, इसको हम लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड दिस प्लेस दिस, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन। ओके बच्चे, अब देखो बेटा, यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से ये 10 डिग्री नॉर्थ था से लेके और 23.5 ये था, 30 डिग्री यहाँ पे होगा, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। अब इसको देखते हैं बच्चे जो 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री, ये हो गया और नीचे ये हो गया। ये 10 डिग्री से 30 डिग्री ये एरिया और यहाँ पर आपका ये एरिया, ये है क्या आपका सब ट्रॉपिकल रीजन। क्या है ये, सब ट्रॉपिकल रीजन। और बेटा जो इसकी जो शेप होती है, जो ग्लोब की, जो मैं कह रहा था ये एग्जैक्टली राउंड नहीं होता, इसकी शेप को कहते हैं जियोड। क्या, जियोड। अब चलते हैं बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा कि ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है, सब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है, क्योंकि जब हम लेसन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर काफ़ी आपको पता होगा, तो आपकी हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी होगी। इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करके डिस्कस कर किया है आपके सामने। अब बेटे हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो ये ऐसा होता है, ठीक है, ये पोलर जोन होता है 66 डिग्री से लेके 66.5 नॉर्थ और साउथ से लेके ये पोलर जोन होता है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पर, एग्जैक्टली ट्रॉपिकल जोन इसने पूरा ये दिखाया है, लेकिन हमें इस पे ध्यान देना है। ओके, आगे देखते बेटा रिवर बेसिन, एक क्वेश्चन है आगे आएगा जब हम करेंगे उस लेसन में। रिवर बेसिन क्या होता है, देखिए पढ़ते हैं। ए रिवर बेसिन इज द पोर्शन ऑफ लैंड ड्रेन्ड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। यानी क्या होता है बच्चे, रिवर बेसिन इज द पोर्शन ऑफ लैंड, लैंड का वो क्षेत्र जहाँ पे क्या होता है, ड्रेन्ड बाय ए रिवर और इट्स ट्रिब्यूटरीज, जहाँ पे वो नदी या उसकी सहायक नदियों का पानी प्रवाह होता है, जिस एरिया में, उसको रिवर बेसिन कहते हैं। अब बेटा अब इस पिक्चर में देखते हैं एग्जैक्टली रिवर बेसिन। देखो ये भी एक नदी है, यहाँ भी नदी बह रही है, यहाँ भी से भी पानी बह रहा है, यहाँ भी, ये अलग अलग ऐसे ऐसे है। यहाँ से भी देखो ये पानी आ रहा है, इस तरफ ये आ रहा है, यहाँ से भी ऐसे आ रहा है। तो ये सारा का सारा ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया, ये क्या है, रिवर बेसिन है। ठीक है, क्या है ये, रिवर बेसिन। आगे बात में बेटा, रिवर बेसिन का मतलब होता है एक नदी, एक रिवर और उसकी ट्राइब्यूटरीज, जहाँ जहाँ फ्लो करती हैं, जिस जिस एरिया में उनका पानी फ्लो करता है, उसको रिवर बेसिन कहते हैं। आगे देखो बेटा, इसकी बड़े जो लार्ज स्केल पे यदि हम देखते हैं तो ऐसी इमेज होती है। देखो ये एक मेन रिवर है। क्या है ये, मेन रिवर, और ये इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ। देखो आगे मैं ट्राइब्यूटरीज के बारे में भी बताऊंगा, पहले ये देखो ट्राइब्यूटरीज होती है सहायक नदियाँ जो मेन नदी में ऐसे गिरती हैं आके, तो ये इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। देखो यहाँ भी इसकी भी ट्राइब्यूटरीज ये रही, छोटी छोटी दिखाई दे रही है ना, ऐसे ये रिवर है, यहाँ पे इसकी ट्राइब्यूटरीज ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। ठीक है, ये इनकी ट्राइब्यूटरीज हैं ये सारी।
तो बेटा जो ये पूरा एरिया है, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया क्या है बेटा, ये एरिया आपका आ जाएगा रिवर बेसिन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर बेसिन। ठीक है, आप सभी को पता लग गया होगा बेटा रिवर बेसिन का क्या मतलब होता है। अब बात करते हैं बेटा, थर्ड पॉइंट है हमारा क्या, रिवर माउथ, कि रिवर माउथ क्या होता है। ए रिवर माउथ इज वेयर ए रिवर फ्लोज इनटू ए लार्जर बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है, सच एज अनदर रिवर, ए लेक, ए बे और गल्फ, ए सी और एन ओशियन। अब बेटा देखो, ये यहाँ से देखो, ये एक रिवर आती है, यहाँ पे जो ये एरिया है, ये वाला क्या है, या तो ये सी है या ओशियन है, कुछ जो भी है, ठीक है। तो बेटा यहाँ से जब रिवर आएगी, ठीक है, अब रिवर फ्लो कर, देखो ए रिवर माउथ इज वेयर ए रिवर फ्लो इनटू ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, यानी जब बहकर ये बहती हुई फ्लो करती हुई जब ये रिवर आ रही है, और जब ये एक लार्जर बॉडी में, देखिए इस रिवर से तो बहुत लार्जर बॉडी है ना, कुछ भी हो, ये हम ये सी भी हो सकता है, ओशियन भी हो सकता है, गल्फ भी हो सकता है, बे भी हो सकता है, जो भी है ये इससे लार्जर बॉडी है, जब ये इसमें गिरेगी तो ये जो ये पार्ट है, ये पार्ट इसका क्या कहलाएगा, रिवर माउथ। ठीक है, मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ बेटा, ये जो पार्ट है जो गिरेगी, ये जो पार्ट आ गया, ये इसका रिवर माउथ। ठीक है, अब बेटा इसमें और देखते हैं आगे क्या है। ठीक है बेटा, एट द रिवर माउथ sediments are often deposited due to the slowing of the current, reducing the carrying capacity of the water। ठीक है, यहाँ पर आते आते, रिवर में आते आते बेटा उसकी कैपेसिटी, यानी जो उसमें पानी प्रवाह हो रहा है उसकी कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। उसकी जब कैपेसिटी कम हो गई तो बच्चे क्या हुआ, ये देखो पानी जो फ्लो कर रहा था, पानी फ्लो करना कम हो गया, और जब पानी फ्लो कम हुआ है तो क्या हुआ फिर वहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर पानी जब कम फ्लो करेगा, कम आएगा यहाँ पर पानी, क्योंकि रिवर है, पीछे से पानी अलग अलग भागों में भी बट गया था कुछ, ठीक है, फिर आएगा यहाँ पर पानी कुछ यूज़ भी हो गया, तो उसका फ्लो कम हो गया, बहाव कम हो गया, जिससे क्या होगा, वो सेडिमेंट्स का मतलब यहाँ पे बेटा सेडिमेंट्स का मतलब होता है उसके साथ जितनी भी क्या आती है, मिट्टी आती है, सॉइल, या उसके साथ जितने भी क्या आते हैं, कंकर आते हैं, जो बहकर आते हैं, वो यहाँ पर आके देखो इस एरिया में वो जमा हो गए। तो यही कह रहा है वो कि उस एरिया में रिवर माउथ के ऊपर कुछ सेडिमेंट्स, कुछ कंकर आकर जमा हो गए। अब बेटे बात करते हैं ट्राइब्यूटरीज क्या है। जैसे मैंने पहले बताया था, ये देखो ट्राइब्यूटरीज, ए ट्राइब्यूटरी इज ए स्ट्रीम और रिवर दैट फ्लो इनटू एंड ज्वाइन ए मेन रिवर, यानी जो बेटा मेन रिवर है, ठीक है, के अंदर जो उसमें आके गिरती है, उसी को क्या कहते हैं, ट्राइब्यूटरीज कहते हैं। ट्राइब्यूटरी इज द स्ट्रीम और रिवर दैट फ्लो इनटू एंड ज्वाइन ए मेन रिवर, यानी जो मुख्य नदी के अंदर मिलती है जा करके, वो उसकी सहायक नदियाँ होती हैं। अब देखो इसमें क्या बता रहा है, देखो बच्चे, ये देखो ये मेन रिवर है, कौन सी है, मेन रिवर। क्या है ये, मेन रिवर है, ये है मेन रिवर। और बच्चे अब बात आते हैं ट्राइब्यूटरीज की। ये इसकी सहायक नदी है ना, ये मेन रिवर में ये जाके गिर रही है, ये, और फिर इसकी भी देखो ये आ गई, ये क्या है बेटा, ये सारी की सारी ट्राइब्यूटरीज हैं। ठीक है, यानी जो मेन रिवर में जिसका पानी गिरता है, जिन नदियों का पानी मेन रिवर में गिरेगा, वो उसकी ट्राइब्यूटरीज होंगी। और दोबारा बात मैं फिर बता देता हूँ रिवर बेसिन का, ये जो सारा एरिया होगा, ये सारा एरिया
ये जो इसकी रिवर और रिवर की जो ट्राइब्यूटरी के द्वारा बना है, ये सारा एरिया क्या है, ये सारा का सारा एरिया रिवर बेसिन है। अब नेक्स्ट वर्ड है बेटा, नेक्स्ट वर्ड है कि फोना। व्हाट इज फोना? ऑल द एनिमल ऑफ एन एरिया और ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी एरिया के अंदर जो भी एनिमल्स रहते हैं वो, या किसी एक पीरियड ऑफ टाइम में, किसी एक निश्चित समय में जो एनिमल रहते हैं उनको फोना कहते हैं। जैसे ये बेटा, ये से भी दिखा है, यानी जो भी एनिमल्स होंगे जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पर रहते हैं उनको फोना कहते हैं। ऐसे बेटा फ्लोरा, फ्लोरा इज ऑल द प्लांट लाइफ प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर रीजन और टाइम, यानी जो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जितने भी प्लांट हैं उसको, या किसी पर्टिकुलर टाइम में जितने भी प्लांट हैं उनको फ्लोरा कहा जाता है, प्लांट। ठीक है बच्चे, ये प्लांट हैं, सारे एग्जाम्पल प्लांट के हैं। ठीक है, अब आता है बेटा ब्रोमीलाइड्स। बेटा ये क्या आता है? ये एक प्रकार का ट्री होता है, इसका मेन काम होता है स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। इनकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनमें क्या होता है, ये स्टोर करता है क्या, वाटर। बहुत ज़्यादा मात्रा में ये वाटर को स्टोर करता है। तो आपके इस लेसन में आएगा ये वर्ड, तो आपको इस प्लांट के बारे में पता होना चाहिए। ये होता है बेटा वो प्लांट, ब्रोमीलाइड्स, ये प्लांट। ठीक है, इनकी पत्तियों में बेटा बहुत ज़्यादा पानी होता है। आगे आते हैं बेटा स्लैश एंड बर्न। बेटा ये जो स्लैश एंड बर्न है, ये फार्मिंग या हम कह दें एग्रीकल्चर करने का एक तरीका है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज ए फार्मिंग मेथड, यानी खेती करने का ये एक स्लैश एंड बर्न तरीका है। दैट इन्वॉल्व्स द कटिंग एंड बर्निंग ऑफ द प्लांट इन द फॉरेस्ट। अब क्या होता है बच्चे, इसमें देखो, अब मान लो फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पर था, यहाँ पर हमने प्लांट को काट दिया। ठीक है, इन सारे के सारे प्लांट को हमने काट दिया। काटने के बाद क्या होते हैं, जो इसके रिमेन्स रह जाते हैं, क्या रह जाते हैं, अवशेष, रिमेन, उनको हम जला देते हैं। जब इनके रिमेन्स को जलाएंगे तो ये जो सॉइल है वो सॉइल के अंदर क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। जब वो सॉइल के अंदर मिक्स होंगे तो लैंड को क्या बनाएंगे, फर्टाइल, दोबारा से फर्टाइल बना देंगे, उसको उपजाऊ बना देंगे। जब ये लैंड बच्चे उपजाऊ बन जाएगी, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर दोबारा खेती की जाएगी। उसी प्रकार जब कुछ टाइम के बाद, कुछ साल के बाद ये लैंड का एरिया फर्टाइल नहीं रहता, फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ से आदमी जाते हैं दूसरी जगह पर ऐसे ही करते हैं और वहाँ पर खेती करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो इस प्रकार की जो खेती होती है उसको कहते हैं स्लैश एंड बर्न। स्लैश का मतलब होता है काटना, बर्न का मतलब होता है जलाना। अब बेटा कैश क्रॉप, ठीक है, ये इसमें ये नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसका कोई लेना देना नहीं है इसमें। ठीक है बेटा, कैश क्रॉप क्या होती है, बेटा जो क्रॉप का मतलब क्या होते हैं, नहीं, जो खेती जो हम करते हैं, जो हम एग्रीकल्चर करते हैं, उनमें कुछ क्रॉप, ठीक है, जैसे कुछ क्रॉप, जैसे हमारी क्या जाती है, हमारी कॉटन, जो कि हमारा शुगर केन, यानी शुगर केन को कहते हैं गन्ना, ये कैश क्रॉप में आती है। अर्थात ये बेटा जल्दी ही, यानी क्या हुआ, कॉटन हुआ और कॉटन को फिर हमने पिक किया, मार्केट में ले जाते हैं और उसको सोल्ड आउट करके पैसे दे देते हैं, इसलिए इसका नाम है कैश। ठीक है, यानी जो केवल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर एग्रीकल्चर की जाती है जिन क्रॉपों की, उनको कहते हैं कैश। और क्रॉप का मतलब तो ठीक है आपको पता ही है, तो वो हो जाएंगी कैश क्रॉप। ठीक है, अब आते हैं बेटा डेल्टा। हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा। तो बेटा डेल्टा क्या होता है, डेल्टा आर वेटलैंड दैट फॉर्म एज रिवर एम्प्टी देयर वाटर एंड सेडिमेंट्स इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर। देखो बेटा, यहां से रिवर आई, देखो ये रिवर आई, ये यहाँ से हो गई, ये भी इसकी ट्राइब्यूटरी, ये अलग अलग हो गई। ये जब समुद्र में जब इसको गिरना होता है ना, ये ऐसे अलग क्यों होती है बेटा ये अलग अलग, क्योंकि जो हमने पिछली में जाना था, जो रिवर का लास्ट पिछली स्लाइड में जाना था, रिवर का जो फ्लो होता है, जो उसका भाव होता है, वो क्या हो जाता है, स्लो।
जब बेटा रिवर का बहाव स्लो हो जाएगा वो छोटे छोटी भागों में ऐसे टूट जाएगी, तो टूट जाएगी तो ज़्यादा सेडिमेंट्स यहाँ पर जमा होते रहते हैं, और जिस एरिया में ये जाएगी और ये यहाँ पर किस चीज़ का निर्माण करेगी, डेल्टा। देखो डेल्टा आर वेटलैंड दैट फॉर्म एज रिवर एम्प्टी देयर वाटर एंड सेडिमेंट्स इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर। वो बेटा सारी की सारी वेटलैंड होती है, यानी गीली मिट्टी होती है, जहाँ से ये फ्लो करेगी। कुछ पार्ट यहाँ से ऐसे ऐसे चलती हैं, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा डेल्टा होगा, ठीक है। जैसे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सुंदरवन डेल्टा, डेल्टा ऑफ सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये मोस्टली जो डेल्टा वाला एरिया होता है ज़्यादातर क्या होता है, ये फॉरेस्ट एरिया होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट वर्ड है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होती है, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड, यानी किसी जो कि लैंड जगह का जो एरिया होता है उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब वहाँ पे क्या है, रिवर है, माउंटेन है। अब बेटा ये कोई जगह है, माउंटेन होगी तो हम उसको ऐसे दिखाएंगे, रिवर होगी तो उसको हम ऐसे फ्लो करते हुए दिखाएंगे। तो किसी एरिया की फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, किसी लैंड की जगह की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होगी उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे टोपोग्राफी। नेक्स्ट और बेटा लास्ट वर्ड जो आपको इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड भी है वो है, सब वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं लेकिन जो लास्ट वर्ड है वो है टेरेस फार्मिंग। अब देखो आप फोटो देख के आपको पता लग जाएगा, ये होती है बेटा टेरेस फार्मिंग। कहाँ पे होती है ज़्यादातर, ये ज़्यादातर आपकी होगी हिल एरिया में, यानी जहाँ के पहाड़ी जो आपके एरिया होंगे वहाँ पर ये ज़्यादा होती है। अब बेटा इसमें कैसे होता है, देखो मान लो बारिश हुई, पानी यहाँ गिरेगा, ठीक है। जब पानी गिरेगा तो जो इसमें जो सॉइल होगी, जो फर्टाइल सॉइल भी होगी वो बहेगी, वो नीचे आ जाएगी, वो इस पे आगे सेट हो जाएगी। तो इसमें जो मेन जो हमारा क्या होता है, जो सॉइल होती है, जो फर्टाइल सॉइल जो कि काफ़ी फर्टाइल होती है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, उसकी जो बहाव है वो इतना नहीं हो पाता नीचे की तरफ होता है, लेकिन वो खेती पर्पज से यूज़ होता है। वो वैसे बहाव उसका जैसे नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में मिट्टी कट गई, सारा का सारा ऊपर से बहा ले गई, यहाँ पर वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है, यहाँ से आएगा तो यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। जो इस प्रकार की बेटा जो खेती की जाती है, ठीक है, जो इस प्रकार की जो खेती होगी उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम टेरेस फार्मिंग, ठीक है। तो बेटा ये होती है टेरेस फार्मिंग। तो बेटा इस प्रकार हमने ये जो लेसन नंबर आपका 8 था, ज्योग्राफी में लेसन नंबर 8, उसके सभी के सभी हमने लेसन नंबर 8 के की पॉइंट्स को यहाँ पर हमने डिस्कस किया है।